नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम लोग रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की मूल पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास का वाचन कर रहे हैं। पीछे की कक्षा को आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आगे का वाचन कुछ इस प्रकार है। शुक्लोत्तर आलोचना में अज्ञेय का योगदान निश्चय ही महत्वपूर्ण है। तार सप्तक 1943 के प्रकाशन के बाद हिंदी कविता और समीक्षा वही नहीं रही और वही नहीं रही यह अनुस्वार का अंतर है। जिस भाव भूमि की पहचान इन कवियों ने उसका अभिज्ञान अज्ञेय द्वारा लिखित तार सप्तक की भूमिका कराती है। उसके बाद वाद विवाद चर्चा परिचर्चा के क्रम में परवर्ती सप्तक संकलनों की भूमिकाएं जुड़ती गई और हिंदी में छायावादोत्तर काव्य परिवेश का एक पूरा नक्शा इस श्रृंखला के माध्यम से तैयार होता गया। रचना का महत्व, रचना प्रक्रिया की छानबीन, रचनाकार और उसके बृहत्तर समाज के बीच होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया में वाचिक परंपरा का योगदान, ये और ऐसे अन्य अनेक विषय समकालीन समीक्षा में अज्ञेय की चिंताधारा से प्रभावित हुए हैं। आधुनिक साहित्य में अज्ञेय की यह भूमिका अनायास टी.एस. इलियट का स्मरण कराती है। अज्ञेय की भूमिका जो है किसका स्मरण कराती है? टी.एस. इलियट का, जिसका काव्य और साहित्य चिंतन परस्पर सहकार की मुद्रा में अंग्रेजी साहित्य को आधुनिक युग में लाते हैं। कविता सर्जनात्मकता का सघनतम रूप होने के कारण यहाँ निश्चय ही अधिक महत्वपूर्ण है, पर पुनः सृजन के स्तर पर समीक्षात्मक निबंध भी कम महत्व के नहीं हैं। कविता और समीक्षा का यह युग्म अपने आप में आधुनिक साहित्य की पहचान बनाता है। यहाँ देखिए, कविता और समीक्षा का यह युग्म जो है वह आधुनिक साहित्य की पहचान बनाता है, जहाँ अनुभव और विचार का संश्लेष कई रूपों और मात्राओं में गतिशील हुआ है। अज्ञेय की भूमिकाएं कवि दृष्टि, निबंध, त्रिशंकु, आत्मनिपद, अद्यतन और समग्र विवेचन, संवत्सर, ये सभी अज्ञेय की रचनाएं हैं। साहित्य ही नहीं, रचनात्मकता और संप्रेषण मात्र की विविध समस्याओं का गहरा और सुलझा हुआ विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने अपने से पहले समकालीन और परवर्ती सभी आयु क्रम के लेखकों का सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन किया है और यूँ परंपरा की सही पहचान बनाने में गुणात्मक योग दिया है। व्यवस्थित रूप में परवर्ती आलोचना लेखन रामचंद्र शुक्ल से प्रेरित और प्रभावित रहा तो यह उचित और स्वाभाविक है। इस प्रसंग में नंद दुलारे वाजपेयी के योगदान का मूल्यांकन पहले हो चुका है। अन्य आलोचकों में से कुछ ने द्विवेदी युगीन काव्य को विवेचन का विषय बनाया था। यहाँ देखिए, अन्य आलोचकों में से कुछ ने द्विवेदी युगीन काव्य के विवेचन का विषय बनाया, कुछ ने छायावादी काव्य को। गिरिजादत्त शुक्ल, गिरीश, महाकवि हरिऔध गुप्त जी की काव्यधारा होना चाहिए, सत्येंद्र जी ने गुप्त जी की कला और रामनाथ सुमन प्रसाद का काव्य साधना में अपनी कोटि के आरंभिक अध्ययन हैं, जिनका उल्लेख आचार्य शुक्ल अपने इतिहास के समालोचना और काव्य मीमांसा शीर्षक प्रकरण के अंतर्गत करते हैं। ये अध्ययन परिचयात्मक और सहानुभूतिपूर्ण है। आधुनिक काल में आकर छायावादी कवि और काव्य बड़े रचना क्रम के अंतर्गत ठीक ही पहचाने गए हैं। फलतः समकालीन आलोचना का ध्यान इस ओर अधिक गया है। शांतिप्रिय द्विवेदी, विशंभर मानव और गंगा प्रसाद पांडेय ने छायावाद संबंधी आरंभिक विभ्रमों को दूर करने में महत्वपूर्ण योग दिया है। प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी और समग्रता छायावाद संबंधी इनके अध्ययन उल्लेखनीय हैं। इनके सीधी सरल शैली छायावाद के आरंभिक आख्यान के लिए उपयुक्त सिद्ध होती है। सैद्धांतिक अध्ययन के क्षेत्र में लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने कार्य किया है। काव्य में अभिव्यंजनावाद, लक्ष्मी नारायण सुधांशु का नाम है। काव्य में अभिव्यंजनावाद रचना का नाम है। जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत, इसी अनुशासन के आलोचक हैं गुलाब राय तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिन्होंने क्रमशः पाश्चात्य और भारतीय काव्य शास्त्र में अधिक रुचि ली। वाजपेयी जी के बाद शुक्लोत्तर आलोचना के 3 मुख्य व्यक्तित्व हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र और रामविलास शर्मा। हजारी प्रसाद द्विवेदी में पांडित्य और सहृदयता के विलक्षण मिश्रण हैं। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश परंपराओं की उनकी जानकारी तब और उपयोगी हो जाती है जब वे हिंदी साहित्य के संदर्भ से जोड़कर उन्हें देखते हैं। पर आलोचक के रूप में उनके साथ बड़ी कठिनाई यह है कि अपने युग के साहित्य के साथ उनकी समझदारी और साझेदारी सीमित रही है। यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि समालोचक के व्यक्तित्व के लिए अनिवार्य तत्व है उसकी समकालीन साहित्य में रुचि। इस कमी के कारण आचार्य द्विवेदी की छवि एक सहृदय पंडित की अधिक बनती है, बजाय एक संवेदनशील आलोचक के। उनके लेखन में 2 पक्षों को विशेष रूप से समृद्ध किया है, जो एक तो हिंदी चिंताधारा की सहज लोक परंपरा और दूसरी उसी से जुड़ा कबीर का कवित्व है।
एक तो क्या है, हिंदी चिंताधारा का सहज लोक परंपरा है, दूसरा उसी से जुड़ा कबीर का कवित्व है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के पहले तक हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वीकृत किए तो जाते थे, पर जैसे कुछ छूट देने की मुद्रा में। उनके अध्ययन विशेषतः कबीर और हिंदी साहित्य की भूमिका ने हिंदी साहित्य की विशिष्ट पृष्ठभूमि और इस विशिष्ट कवि को उनके सहज महत्व में प्रतिष्ठित किया है। हिंदी साहित्य के प्रसंग में एक रोचक अंतर्विरोध यह है कि मध्यकालीन साहित्य जहाँ अपने में उत्कृष्ट माना जाता है, वहाँ मध्यकालीन साहित्य दृष्टि पिछड़ी हुई और प्रतिक्रियावादी समझी जाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका मुख्य कृतित्व किसी न किसी रूप में मध्यकाल से जुड़ा रहा, अपने कृतित्व में तो वरेण्य हैं ही, अपनी दृष्टि में प्रगतिशील बने रहे। यो उन्होंने अपने ढंग से उपयुक्त अंतर्विरोध का समन किया है। छोटे बड़े अनेक अंतर्विरोधों को अपने में समोए और समित रखना एक असाधारण व्यक्तित्व का लक्षण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इस रूप में पंडित और प्रोफेसर, नए तथा पुराने कृतिकार तथा शोधक साथ साथ थे। तब यह स्वाभाविक ही था कि उन्होंने मध्यकालीन बोध को आधुनिक दृष्टि से व्याख्यायित किया है। यहाँ एक तथ्य की ओर संकेत करना अप्रासंगिक न होगा। आचार्य द्विवेदी का यूरोपीय या कि अंग्रेजी साहित्य से घनिष्ठ परिचय न था। यह बात उनके व्यक्तिगत जीवन संदर्भों से भी समझी जा सकती है और उससे अधिक उनकी पूरी समीक्षा प्रक्रिया में परिलक्षित की जा सकती है। जो बात महत्वपूर्ण है वह यह कि 20वीं सदी के भारतीय संदर्भों में अंग्रेजी से निकट परिचय न होने पर भी उनका व्यक्तित्व कहीं कुंठित नहीं हुआ है। उनके इस आत्मविश्वास का यदि विश्लेषण किया जाए तो दिखेगा कि संस्कृत के पांडित्य और लोक जीवन में निष्ठा, इस दोनों तत्वों ने मिलकर बड़े विनम्र भाव से अंग्रेजी के ज्ञान को हिंदी साहित्य चिंतन के लिए अप्रासंगिक कर दिया है। यह जानना रोचक है कि आचार्य द्विवेदी के यहाँ पंडित शब्द का प्रयोग बहुत बार कबीर की मुद्रा में अवमानना से युक्त तो नहीं, पर हल्के व्यंग्य के लिए हुए हैं। कुल मिलाकर पंडित और लोक के बीच उनका पक्ष बराबर लोक का है और यही उनके आत्मविश्वास का मूल स्रोत है। सुंदर संस्कृत के प्रति आदर, अंग्रेजी के प्रति शालीन तटस्थता और लोक के प्रति निष्ठा और आत्मीयता, हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचनात्मक व्यक्तित्व कुछ ऐसे अनुपात में बनता है। संस्कृत के प्रति आदर था, अंग्रेजी के प्रति शालीन तटस्थता थी और लोगों के प्रति निष्ठा और आत्मीयता थी। रामचंद्र शुक्ल जैसे संस्कृत के पसारे से आतंकित नहीं होते। हजारी प्रसाद द्विवेदी वैसे अंग्रेजी के प्रभुत्व से दोनों हिंदी के स्वतंत्र चेता आलोचक हैं। रामचंद्र शुक्ल की आशंसा में लिखा हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह वाक्य दोनों के महत्व को प्रकट करता है। नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है। पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते, नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असह्य है। भूमिका उपसंहार में यहाँ देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, ये नया वाला, और शुक्ल जी के लिए है ये वाला। आगे है, रीति काव्य में रसिकता और शास्त्रीयता का योग हुआ है और आधुनिक समीक्षा में डॉक्टर नगेंद्र का व्यक्तित्व तो इसे अपने ढंग से प्रतिफलित करता है। उनका शीर्ष रचना सिद्धांत हो तो यह स्वाभाविक है। आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त और छायावादी काव्य उनके अध्ययन का प्रिय विषय रहे हैं। छायावाद के आरंभिक अध्येताओं में उनका स्थान महत्वपूर्ण है। मैथिली शरण गुप्त का छायावाद की तत्कालीन समीक्षा से कुछ खींचे रामचंद्र शुक्ल को सुमित्रा नंदन पंत के संबंध में लिखी हुई केवल प्रोफेसर नगेंद्र की सुमित्रा नंदन पंत पुस्तक ही ठिकाने को मिली है। हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का वर्तमान गति में ये बात कही हुई है। रीति काव्य और छायावाद के अतिरिक्त भारतीय काव्य शास्त्र की व्याख्या के संबंध में नगेंद्र ने विशेष रूप से कार्य किया है। वे काव्य से क्रमशः शास्त्र की ओर उन्मुख होते गए हैं। इस प्रवृत्ति को निर्मला जैन ने अपनी पुस्तक हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी, याद रखिएगा, हिंदी आलोचना और 20वीं शताब्दी निर्मला जैन की है। और इसी से मिलता जुलता एक नंद दुलारे वाजपेयी का है 20वीं शताब्दी, लेकिन यहाँ हिंदी साहित्य है, यहाँ हिंदी आलोचना नहीं। वहाँ जो नंद दुलारे वाजपेयी जी को पुस्तक है वो हिंदी साहित्य और 20वीं शताब्दी, और निर्मला जैन का हिंदी आलोचना और 20वीं शताब्दी में आचार्य शुक्ल की शब्दावली के सहारे भली भांति लक्षित किया है। उनका आलोचक व्यक्तित्व क्रमशः साधनावस्था से सिद्धावस्था की ओर ही बढ़ता रहा है, महत्वपूर्ण है। आचार्य शुक्ल के लिए उनका आलोचक व्यक्तित्व क्रमशः साधनावस्था से सिद्धावस्था की ओर ही बढ़ता रहा है। अपनी आलोचना प्रक्रिया में नगेंद्र आरंभ से ही काव्य के प्रति संकालु और शास्त्र को लेकर आश्वस्त रहे हैं। छायावाद की परिभाषा शीर्षक अपने आरंभिक और प्रसिद्ध निबंध में वे लिखते हैं, यह तो स्पष्ट ही है कि छायावाद का प्रथम
काव्य प्रथम श्रेणी का विश्व काव्य नहीं है। कुंठा की प्रेरणा प्रथम श्रेणी के काव्य को जन्म नहीं दे सकती। अपने दूसरे प्रिय क्षेत्र रीति काव्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विवेचन आरंभ करते हुए इस काल की कविता को वे क्षयग्रस्त बताते हैं। रीति काव्य की भूमिका में ये बात लिखी हुई है। हो सकता है अपनी आलोचकीय निष्पक्षता को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने ऐसे कठोर वक्तव्य दिए हों, पर इससे दोनों युगों की कविता के प्रति अन्याय हुआ है। यो रीति काव्य के वैशिष्ट्य को रेखांकित करने की माफी चाहती हूँ रेखांकित करने में उनके अध्ययन का ऐतिहासिक महत्व है। रीतिकालीन श्रृंगारिकता की व्याख्या करते हुए वे लिखते हैं, इस श्रृंगारिकता के विषय में दूसरी बात यह ज्ञातव्य है कि इसका स्वरूप प्रायः सर्वत्र ही ग्राहस्थिक है। पृष्ठ संख्या जो है 169 में ये बात लिखी हुई है। यूँ आलोचक ने हिंदी परंपरागत के अंतर्गत परिवार और गृहस्थिक जीवन की महिमा से रीति काव्य को ठीक ही संबंध किया है। आलोचना के क्षेत्र में नगेंद्र के व्यक्तित्व का एक पक्ष आयोजन को लेकर है। प्राचीन भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के संकलन और संपादन में उनका कार्य श्याम सुंदर दास की आरंभिक व्यवस्था का स्मरण दिलाता है। रामविलास शर्मा का आलोचना कर्म हिंदी में प्रगतिवादी विचारधारा के एक मुख्य प्रवक्ता के रूप में आरंभ होता है, पर क्रमशः उनके लेखन में वाद का आग्रह हल्का होता जाता है और विवेचन प्रधान। इस आरंभिक रुझान से उनका संस्कार कुछ ऐसा बन गया कि वे किसी लेखक के विचार की जितनी अच्छी व्याख्या कर सकते हैं उतनी उसकी रचनात्मकता की नहीं। और इसी प्रवृत्ति का एक परिणाम यह हुआ कि ध्वंसात्मक आलोचना उन्हें उतनी ही प्रिय है जितनी अपने मत की स्थापना। भारतेंदु हरिश्चंद्र संबंधी अध्ययन के अंतिम अंश में शिवदान सिंह चौहान की और निराला की साहित्य साधना खंड 3 की भूमिका में जानकी वल्लभ शास्त्री की जिस मुद्रा में रामविलास शर्मा ने आलोचना की है वह पदम सिंह शर्मा की संहार शैली का स्मरण दिलाता है। यह देखिए, शिवदान सिंह चौहान ने जो निराला की साहित्य साधना की जो उन्होंने जानकी वल्लभ शास्त्री की जिस मुद्रा में रामविलास शर्मा ने आलोचना किसने किया है, रामविलास शर्मा ने आलोचना किया है, वह पदम सिंह शर्मा की संहार शैली का स्मरण दिलाता है। तब लगता है कि हिंदी के इन दोनों तेजस्वी आलोचकों के भीतर कहीं एक प्रचारक का तत्व है जो इन्हें जोड़ता है। अपनी रुचि और तैयारी के अनुकूल रामविलास शर्मा का श्रेष्ठतम अध्ययन महावीर प्रसाद द्विवेदी को लेकर है और इस बात का भी श्रेय उन्हें जाता है कि भारतेंदु के कृतित्व को वे अधिक विभ्रमों से खींचकर केंद्र में लाए। कबीर की तरह ही भारतेंदु भी बहुत समय तक लेखक कम और समाज सुधारक अधिक माने जाते थे। उन्हें आधुनिक साहित्य चेतना के केंद्र में स्थापित करना रामविलास शर्मा का काम है। वैसे ही जैसे जायसी और कबीर के कवि रूप का संधान रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। जायसी और कबीर के कवि रूप का संधान शुक्ल और हजारी जी ने जैसे किया है। इसी संदर्भ में यह भी स्पष्ट है कि निराला की साहित्य साधना जो लेखक का कई दृष्टियों से सबसे बड़ा काम है, अपनी जीवनी में जितना पुष्ट है आलोचना में उतना ही हल्का है। और सबसे अच्छा खंड तो तीसरा है जिसमें निराला के पत्रों का संग्रह है, जिसकी भूमिका के एकदम आरंभ में रामविलास शर्मा ने स्वयं लिखा है। याद रखिएगा कि तीसरे खंड में क्या है, निराला की पत्रिकाओं का संकलन है, जिसकी भूमिका के एकदम आरंभ में रामविलास शर्मा ने स्वयं ही लिखा है। एक तरह से तीनों खंडों में यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें मेरा कलम लेखन कम से कम है, दूसरों का अधिक से अधिक। भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी और निराला, इन तीनों लेखकों के माध्यम से रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण का बड़ा स्पष्ट और स्वच्छ नक्शा तैयार किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण की भूमिका में उनका रेखांकन इस प्रकार है। गदर सन 1957 की स्वाधीनता संग्राम हिंदी प्रदेश के नवजागरण की पहली मंजिल है। रामविलास शर्मा जी की का मत है ये, और पुस्तक का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। दूसरी मंजिल भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग है। हिंदी नवजागरण का तीसरा चरण महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके सहयोगियों का कार्यकाल है। हिंदी नवजागरण के संदर्भ में निराला का यह लेखन महावीर प्रसाद द्विवेदी के ही कार्य की अगली कड़ी है। इस प्रसंग में लेखक ने बड़ी सावधानी के साथ यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतेंदु युग का जागरण हिंदू पुनरुत्थान नहीं है। भारतेंदु का बलिया व्याख्यान का यह अंश उन्होंने उद्धृत किया है। इस महामंत्र का जप करो जो हिंदू में रहे, चाहे किसी रंग किसी जाति का क्यों ना हो, वह हिंदू है। हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाब, मद्रासी, वैदिक, जैनों, ब्राह्मणों, ब्रह्मो, मुसलमानों सब जो है एक का हाथ पकड़ो। भारतेंदु युग में है ये। हिंदू की इस व्याख्या में भारतेंदु का अंतर बांग्ला साहित्य में पुनर्जागरण के अग्रदूत बंकिम बाबू की व्यंजना से
व्यंजना से स्पष्ट समझा जा सकता है। स्वदेशी की भावना और राष्ट्र की धर्मनिरपेक्ष परिकल्पना में भारतेंदु का चिंतन अग्रगामी कहा जाएगा। वे आधुनिक संविधान की इस मान्यताओं को बहुत पहले से पूर्वासित करते दिखाई देते हैं। इस व्यापक भावभूमि के पीछे भारतेंदु की गहरी हिंदू आस्था है, जो रामविलास स्पष्ट नहीं करते। भारतेंदु ऐसे नए प्रकार के भक्त थे जो समकालीन राजनीति पर पूरी दृष्टि रखते थे, और उनकी रचना इस पूरी स्थिति में से निष्पन्न होती है। भारतेंदु या कि निराला के कृतित्व में व्यक्तित्व की बात यहाँ छोड़ दें। व्यापक अस्तित्व हिंदू पक्ष की उपेक्षा उन रचनाकारों के संपूर्ण स्वरूप को समझने में हमेशा बाधक होगी। रामविलास शर्मा इन दोनों कृतिकारों की समीक्षा में इस एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ऊने पड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आग्रह राष्ट्रीय और जातीय मानस की समझ में आड़े आते हैं, और विडंबना यह है कि इन राष्ट्रीय और जातीय पक्षों पर हिंदी संवेदना की बनावट पर समीक्षक बल बराबर देता रहा है। भारतेंदु और निराला के विचारों को पकड़ने में रामविलास शर्मा की जैसी प्रखरता है, वैसी उनके संस्कारों को समझने और संवेदनशीलता नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस स्थिति में कवि और रचनाकार नहीं है, इसलिए उनके व्यक्तित्व को समग्रता ग्रहण करने में आलोचक को परिसफलता मिली है। पर भारतेंदु और निराला के लिए राम और कृष्ण नीरे प्रतीक या मिथ नहीं है, वे उनकी आस्था के अनिवार्य अंग है। इस एक तथ्य का सामना करने में उसे कठिनाई होती है। यह ठीक है कि ये रचनाकार श्री चंद्रावली या राम की शक्ति पूजा के माध्यम से कृष्ण या राम को इष्टदेव के रूप में प्रचारित नहीं करना चाहते हैं। वे उनके बीच से यथार्थ की एक विराट परिकल्पना प्रस्तावित करते हैं। भारतेंदु जब कहते हैं जहाँ देखो वहाँ मौजूद मेरा कृष्ण प्यारा है, स्फुट कविताएं की ये पंक्ति हैं, या निराला जिधर देखिए श्याम विराजे गीत गुंज की ये पंक्ति है, तो उनकी यही परिकल्पना हमारे सामने आती है। पर भारतेंदु और निराला की एक समरस छवि बनाने में कठिनाई आती है जब हम पाते हैं कि उनकी इस तन्मयता और आश्वस्ति के साथ उस बेचैनी का मल कैसे बैठे जिसे वे ये कहकर व्यक्त करते हैं, धन विदेश चली जात तऊ जिय होत न चंचल जड़ समान है, रहत अकिल हत रची ना सकत कल। प्रबोधनी में ये पंक्ति है, जल्द जल्द पैर बढ़ाओ आओ आओ, आज अमीरों की हवेली किसानों की होगी पाठशाला धोबी, पासी चमार तेली खोलेंगे अंधेरे का ताला। ये बेला की पंक्ति है निराला की। यहाँ ध्यान देने की बात यह भी है कि दोनों कवियों की तन्मयता एक प्रकार की है, बेचैनी अलग अलग परिस्थितियों की अलग अलग। एक के लिए विदेशी शोषण के समस्या प्रधान है, दूसरे के लिए समाज में असमान वितरण की। कबीर, सुल, तुलसी, जायसी से लेकर भारतेंदु प्रसाद, निराला जैसे बड़े लेखकों के कृतित्व में ऐसे अनेक अंश मिलेंगे जिनका परस्पर तालमेल बैठाना कठिन है। यद्यपि वे इन अंतर्विरोधों को अपने भीतर अमेरिकी कवि वॉल्ट विटमैन की शब्दावली में समोए हुए हैं। सामान्यतः समीक्षक अपने अपने मत के अनुकूल उद्धरण देकर अपने पक्ष को सिद्ध करने की चिंता में लगे दिखते हैं, पर बड़े आलोचक का दायित्व है कि वह इन अंतर्विरोधों पर पर्दा न डाले, उनको समझे और रचनाकार के व्यक्तित्व में उनकी संगति या कि असंगति स्पष्ट करे। अपनी इस सीमाओं के बावजूद रामविलास शर्मा ने आचार्य शुक्ल की आलोचना परंपरा को समृद्ध किया है। रामविलास शर्मा जी ने क्या किया है? आचार्य शुक्ल की आलोचना परंपरा को समृद्ध किया है, और इसमें संदेह नहीं, यह समृद्धि कहीं अधिक होती यदि आलोचक ने अपने संहारक पक्ष के बजाय सृजनात्मक पक्ष को संवर्धित किया होता। यद्यपि बाद के ग्रंथों और भूमिकाओं में लोक जागरण और हिंदी साहित्य जो 1985 की है, इससे पहले नई कविता और अस्तित्ववाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह पर जैसे प्रहार उसने किए हैं, उससे यह संभावना कम ही होती है। लगता है रामविलास के अपने हिसाब से तो यदि गुरु शिष्य इस संहार के बाद भी हिंदी साहित्य में कहीं कुछ बचे रह जाते हैं तो उनका पुनर्जन्म ही माना जाना चाहिए। अपने आरंभिक प्रगतिवादी दिनों में रामविलास शर्मा के साथ साथ शिवदान सिंह चौहान ने प्रगतिशील आंदोलन की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण योग दिया था। यद्यपि जैसा संकेत किया गया, कई मुद्दों पर दोनों आलोचकों के बीच तीव्र मतभेद भी रहा था, रामविलास शर्मा और शिवदान जी के बीच। चौहान को इस बात का श्रेय है कि उन्होंने हिंदी में आलोचना की एक उत्कृष्ट पत्रिका संस्थापित की। आलोचना कब आई है? 1951 में। और अपने अपेक्षया याद रखिएगा कि शिव जी पे हम लोग 51 रुपये का आलोचना का प्रसाद चढ़ाते हैं। 51 है ना, 51 रुपये का। अपने अपेक्षया संक्षिप्त संपादन काल में उसका स्तर बराबर ऊंचा बनाए रखा। इस त्रैमासिक ने हिंदी आलोचना को विकसित
करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। याद रखिएगा, आलोचना जो है वो त्रैमासिक है। यद्यपि इस बीच वह कई तरह के संपादकीय विवेक से गुजरी है। शिवदान सिंह चौहान के बाद इस पत्रिका का दायित्व एक संपादकीय मंडल ने लिया, जिसके सदस्य थे धर्मवीर भारती, रघुवंश, ब्रजेश्वर शर्मा वर्मा और विजयदेव नारायण शाही। तो आलोचना पत्रिका से किसका किसका संबंध है? सबसे पहले तो शिवदान सिंह चौहान का मेन रोल है। उसके बाद उनके बाद संपादन का कार्यभार संभाला था धर्मवीर भारती, रघुवंश, ब्रजेश्वर शर्मा, विजयदेव नारायण शाही, और कुछ दिनों बाद फिर इसके नए संपादक हुए नंदुलारे वाजपेयी जी और अभय नामवर सिंह जी, जो इस पत्रिका के साथ सबसे लंबी अवधि से जुड़े हैं। याद रखिएगा कि जो ये हमारा पत्रिका है आलोचना, उससे सबसे अधिक नामवर जी सबसे लंबी अवधि तक जुड़े हुए हैं। नाम तो इतने सारे आए हैं, नंद दुलारे, नामवर सिंह, शिवदान सिंह, विजयदेव नारायण शाही, धर्मवीर भारती, ब्रजेश्वर शर्मा और रघुवंश, लेकिन सबसे अधिक लंबे समय तक नामवर सिंह जी जुड़े हुए थे। सभी दौर के संपादकों ने पत्रिका के कुछ महत्वपूर्ण विशेषांक प्रकाशित किए हैं। 21वें भाग का वाचन हो गया। 22वें भाग का वाचन कुछ इस प्रकार है। हिंदी के प्रमुख आलोचकों के साथ साथ एक धारा आधुनिक काल के आरंभ से चलती रही है, जिसके में रचनाकारों ने आलोचनात्मक लेखन किया है। वस्तुतः हिंदी आलोचना का सूत्रपात ही भारतेंदु हरिश्चंद्र के लंबे निबंध नाटक, जो 1883 का है, से हुआ है। तब से यह प्रवाह आबाद गति से चला आ रहा है। यहाँ यह स्वाभाविक है कि अधिकतर रचनाकारों ने उस माध्यम के संबंध में सैद्धांतिक चिंतन विशेष रूप से किया है, जो उनके अभिव्यक्ति क्रम में प्रधान रहा है। इस दृष्टि से भारतेंदु का नाटक संबंधी चुनाव हर दृष्टि से उचित है। इस निबंध में न केवल हिंदी आलोचना का सूत्रपात होता है, याद रखिएगा, न केवल हिंदी आलोचना का सूत्रपात होता है, वरन इस क्षेत्र में आधुनिक दृष्टि का उन्मेष भी। भारतेंदु यहाँ लिखते हैं, संस्कृत नाटक की भांति हिंदी नाटक में इनका अनुसंधान करना व किसी नाटकांग में इनको यत्नपूर्वक रखकर हिंदी नाटक लिखना व्यर्थ है, क्योंकि प्राचीन लक्षण रखकर आधुनिक नाटक आदि की शोभा संपादन करने से उल्टा फल होता है और यत्न व्यर्थ हो जाता है। रचनात्मकता के क्षेत्र में संस्कृत परंपरा से हिंदी के पार्थक्य का यह महत्वपूर्ण घोषणा पत्र है। देव संस्कृति से मानवीय दायित्व को अलग करते हुए प्रसाद ने आगे चलकर कामायनी के कुछ इसी मुद्रा में लिखा, देखे नर अपना राजकाज। कविता का पक्ष द्विवेदी युग और छायावादी युग के कई बड़े कवियों ने प्रस्तुत किया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने खड़ी बोली में पहला महाकाव्य लिखा, प्रिय प्रवास। उस समय तक यह पूर्वाग्रह बना हुआ था कि खड़ी बोली में सरस कविता नहीं लिखी जा सकती। भारतेंदु मंडल के वरिष्ठ सदस्य बालकृष्ण भट्ट ने द्वितीय हिंदी साहित्य सम्मेलन, जो प्रयाग में हुआ था 1911 में, का स्वागत भाषण में कहा था, मेरे विचार में खड़ी बोली में इस प्रकार का कर्कशपन है कि, याद रखिएगा, कर्कशपन वाली बात किसने कही है? बालकृष्ण भट्ट ने। कर्कशपन है कि कविता के काम में ला उसमें सरसता संपादन करना प्रतिभावान के लिए भी कठिन है, तब तुकबंदी करने वालों की कौन कहे। प्रिय प्रवास के आरंभ में जो 58 पृष्ठों की अपनी लंबी भूमिका है, याद रखिएगा, प्रिय प्रवास की भूमिका जो है 58 पृष्ठों की है। लंबी भूमिका में हरिऔध ने इस मत का तथा कई अन्य विद्वानों के आरोपों का खंडन किया है। खड़ी बोली के पक्ष में एक रचनाकार का यह प्रामाणिक साक्ष्य है। इस युग के दूसरे महत्वपूर्ण कवि मैथिली शरण गुप्त स्वभाववश विवादों से बचते रहे हैं, पर अपने काव्य गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन काल में उन्होंने कई निबंध और समीक्षाएं सरस्वती में प्रकाशित की हैं। अपनी पुस्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के साहित्य समालोचना और रीतिवाद विरोधी अभियान के अंतर्गत रामविलास शर्मा ने इस लेखन के महत्व को सही रेखांकित किया है। 1912 में की सरस्वती में मैथिली शरण गुप्त ने जगन्नाथ प्रसाद भानु के काव्य प्रभाकर नामक ग्रंथ की समीक्षा की थी। फिर से सुन लीजिए, 1912 में सरस्वती में मैथिली शरण गुप्त ने जगन्नाथ प्रसाद भानु के काव्य प्रभाकर नामक ग्रंथ की समीक्षा की थी। ग्रंथ का नाम है काव्य प्रभाकर, लेखक है जगन्नाथ प्रसाद भानु। 12 में उन्होंने समीक्षा की थी। यहाँ भानु के मतों का खंडन और कुछ उपहास करते हुए उन्होंने लिखा, भानु जी अभ्यास को प्रधानता देते हैं, पर मेरी राय में कविता विशेषकर शक्ति और प्रतिभा पर ही अवलंबित रहती है। फिर 1914 की सरस्वती में मैथिली शरण गुप्त का एक और लेख प्रकाशित होता है, हिंदी कविता किस ढंग की हो। रामविलास शर्मा के शब्दों में गुप्त जी यहाँ दो बातों पर जोर देते हैं। एक तो यह कि रीतिवादी कविता का सामाजिक आधार अत्यंत संकुचित है, नई कविता को अपना संबंध सर्वसाधारण से जोड़ना है। दूसरी बात यह कि रीतिवादी काव्य की भाषा सौंदर्य निर्जीव किस्म का है, माधुर्य के साथ ओज भी होना चाहिए। यूँ हम पाते हैं कि रचनाकारों के आलोचनात्मक दायित्व का निर्वाह खड़ी बोली के इन
आरंभिक कवियों ने बखूबी निभाया है। छायावाद एकदम नए ढंग की कविता थी जिसका तीखा विरोध होना ही था। स्वभावतः इन कवियों ने अपने पक्ष को बड़ी तैयारी और सावधानी के साथ प्रस्तुत किया है। इस संदर्भ में सुमित्रा नंदन पंत के पल्लव की भूमिका जो 1926 में आई है के ऐतिहासिक महत्व है, जिसे आगे चलकर आधुनिक कवि द्वितीय के पर्यालोचन जो है 1941 में आया है, उन्होंने और पल्लवित किया है। ब्रजभाषा और रीतिकालीन मनोवृत्ति के ये को नए युग में अप्रासंगिक ठहराते हुए उन्होंने खड़ी बोली के वैशिष्ट और पुनर्जागरणकालीन चेतना का आख्यान किया है। पर्यालोचन में उन्होंने आग्रह कहा, सच तो यह है कि हमें अपने देश की युगव्यापी अंधकार में फैले इस मध्यकालीन संस्कृति के ऊर्ध्वमूल अस्वस्थ को जड़ और शाखा सहित उखाड़ कर फेंक देना होगा। पंत और निराला की स्पर्धा छायावादी काव्य का इतिहास लिखने वाले के लिए केवल मानवीय पक्षों को ही नहीं उघाड़ती वरन कुछ सैद्धांतिक प्रश्नों को भी खड़ा करती है। पंत और पल्लव जो 1928 की रचना है में निराला का पंत के प्रति अविकर्षण भाव भली भांति प्रकट होता है। किसमें? पंत और पल्लव में। कवित्व छंद के विधान और खड़ी बोली के जातीय स्वरूप को लेकर निराला ने यहाँ पंत की मान्यताओं को से स्पष्ट अंतर प्रकट किया है। कवित्व को उन्होंने हिंदी का जातीय छंद कहा। निराला जी ने कवित्व को उन्होंने हिंदी का जातीय छंद कहा और खड़ी बोली का पक्ष लेकर पंत ने पल्लव के प्रवेश में ब्रजभाषा का जो मखौल उड़ाया है उसे निराला ने संयमित करना चाहा। पंत जी की छंद योजना शीर्षक निबंध में निराला ने लिखा है, जिनके संस्कार बहुत कुछ अंग्रेजी कविता के सांचे में ढल जाते हैं उन्हें ब्रजभाषा की कविता पसंद नहीं आती। यह बहुत ठीक है, परंतु यह भी बहुत ठीक है कि पंत जी ने ब्रजभाषा पर अपनी उदासीनता के कारण जो कटाक्ष किया है वह कुछ ही अंशों में सत्य है। यहाँ स्पष्ट ही मूल प्रश्न परंपरा के प्रति दृष्टिकोण को लेकर है। पंत ने ब्रजभाषा और कवित्व छंद पर जो कठोर प्रहार किया है वह ना तो निराला के संस्कार को रुचा और न उनके विचारों को ग्राह्य हुआ। वे परंपरा के नए उपयोग के पक्ष में है, न कि उसके अंध समर्थन का या विरोध का। यों यहाँ पर निराला के विवेचन के केंद्र में सहयोगी कवि का एक काव्य संकलन और उसकी भूमिका है, पर उसके माध्यम से वे आधुनिक खड़ी बोली कविता के बुनियादी स्वरूप को व्याख्यायित करना चाहते हैं। काव्य में ओज के तत्व पर बल देने के कारण निराला को पंत का परिवर्तन कविता महत्वपूर्ण लगती है। वे कहते हैं, मेरे विचार से परिवर्तन किसी बड़े कवि की कृति से निसंकोच मैत्री कर सकता है। पंत जी का शब्द चयन, पल्लव का प्रवेश और निराला का पंत और पल्लव तथा परिमल भूमिका कविता और साहित्य चिंतन दोनों के लिए प्रेरक हुए हैं। छायावादी वरिष्ठ और कनिष्ठ कवि जयशंकर प्रसाद सबसे वरिष्ठ और कनिष्ठ कौन है? महादेवी वर्मा है सबसे कनिष्ठ, मतलब छोटी, वरिष्ठ मतलब सबसे एज वाले। अपने आलोचनात्मक लेखन में तत्कालीन विवादों से अलग रहे हैं। प्रसाद का महत्वपूर्ण चिंतन रहस्यवाद और छायावाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को लेकर अधिक है। रहस्यवाद को उन्होंने वैदिक परंपरा के स्वस्थ सहज विकास के रूप में देखा, जो अपने अद्वैत चिंतन में इसी संसार को स्वीकार करके चलता है और विवेक के स्थान पर आनंद को महत्व देता है। कामायनी और उनके अधूरे उपन्यास इरावती की जीवन दृष्टि इस निबंध की मान्यताओं से बराबर मेल खाती दिखती है। रचनात्मक और आलोचनात्मक लेखन में ऐसा तालमेल अन्यत्र कठिनाई से मिलेगा। रहस्यवाद शीर्षक प्रसाद का निबंध अपने बंधन में बेजोड़ है। मूल रूप से वह एक कवि की अपनी विचारधारा का आख्यान है, पर बीच बीच में अन्य मतों का बड़े शिष्ट ढंग से खंडन करता चलता है। अप्रत्यक्ष रूप से रामचंद्र शुक्ल पर व्यंग्य बहुत कुछ उन्हीं के अन्य पुरुष सर्वनाम शैली में हुआ है। भारतीय विचारधारा में रहस्यवाद को स्थान न देने का एक मुख्य कारण ऐसे आलोचकों के मन में एक तरह की झुंझलाहट है। रहस्यवाद के आनंद पथ को उनके कल्पित भारतीयोचित विवेक में सम्मिलित कर लेने से आदर्शवाद का ढांचा ढीला पड़ जाता है। रहस्यवाद के साथ साथ छायावाद की जो व्याख्या प्रसाद ने दी है वह बड़ी सटीक और स्पष्ट है। छाया शब्द का अर्थ संस्कृत से लेते हुए उसे उन्होंने आधुनिक भाषा प्रयोग से जोड़ा है। यथार्थवाद और छायावाद शीर्षक निबंध में छायावाद की व्याख्या उन्होंने इस प्रकार की है। मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता होती है, वैसे ही कांति की तरलता अंग में लावण्य कही जाती है। छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान और उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की
विवृति छायावाद की विशेषताएं हैं। महादेवी के आलोचनात्मक निबंध अपने युग के काव्य की आधार भूमि खोजता है। काव्य कला, छायावाद, रहस्यवाद, गीति काव्य, यथार्थ और आदर्श, इतने सारे निबंध हैं महादेवी वर्मा के। शीर्षक निबंध प्रसाद की ही तरह साहित्य की सैद्धांतिक समस्याओं का तात्विक विवेचन करते हैं। शीर्षकों का चुनाव और तर्क का क्रम वैसा ही सधा हुआ है। उत्तर छायावाद के कवियों में रामधारी सिंह दिनकर की आलोचनात्मक लेखन महत्वपूर्ण है। शुद्ध कविता की खोज 1966 की है, रामधारी सिंह दिनकर की है। में जहाँ कविता के बुनियादी स्वरूप को लेकर विवेचन किया गया है, वहाँ पंत प्रसाद और मैथिली शरण जो 1958 में पिछली पीढ़ी के 3 ख्यात कवियों का आलोचनात्मक अध्ययन हुआ है। छायावादोत्तर काव्य का तो आरंभ ही कविता और आलोचना के समागम में होता है। तार सप्तक 1943 जिसका पुष्ट प्रमाण है, जहाँ कविताओं के साथ साथ कवियों ने अपने आलोचनात्मक वक्तव्य दिए गए हैं। तार सप्तक की भूमिका और गेय के साहित्य चिंतन प्रसंग में वह विवेचन पहले हो चुका है। इस युग के दूसरे महत्वपूर्ण रचनाकार आलोचक गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। ऐसे उदाहरण विरल है जहां एक बड़े रचनाकार की महत्वपूर्ण कृति से एक परवर्ती प्रतिभावान और महत्वाकांक्षी लेखक सीधे टकराएं और उसका पूरा व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत करें। मुक्तिबोध की आलोचना कामायनी एक पुनर्विचार, ये मुक्तिबोध की आलोचना है। कामायनी एक पुनर्विचार 1961 ऐसा ही उदाहरण है। यह पुस्तक अपने में न केवल व्यवस्थित अध्ययन है वरन आलोचना के क्षेत्र में पुनर्विचार और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया का सूत्रपात करती है। कामायनी के प्रकाशन काल से ही उसकी तरह तरह से आलोचनाएं होती रही है। मुक्तिबोध प्रकाशन के 25 बरस बाद इस विशेष रचना को एक नए परिप्रेक्ष्य में रखकर देखते हैं। हिंदी आलोचना का यह एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। पुनर्विचार होने के नाते यह स्वाभाविक था कि मुक्तिबोध कामायनी को आधुनिक संदर्भों से आधुनिक शब्दावली में जोड़ते हैं। यही आलोचना प्रक्रिया के सामने समस्या आती है कि ऐसी स्थिति में किसी रचना को उसके अपने परिवेश और आलोचक के समकालीन संदर्भ के बीच कैसे और कितनी दूर तक विकसित किया जाए। अस्तित्ववाद के अजनबीपन की शब्दावली में रामचरितमानस का विवेचन कुछ वैसा ही लगेगा जैसे कथावाचक लोग मानस में बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन का चित्रण देख लेते हैं। कामायनी की आलोचना प्रक्रिया में मुक्तिबोध का मुख्य प्रत्यय उसे फैंटेसी के रूप में व्याख्यायित करना है। इस संदर्भ में कवि आलोचक ने फैंटेसी के सैद्धांतिक पक्ष का भी अच्छा विवेचन किया है। उसकी मान्यता का तर्क क्रम यह है: कलाकृति स्वानुभूति जीवन की कल्पना द्वारा पुनर्रचना है। संक्षेप में फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गौण और प्रच्छन्न तो होता ही है। महत्वपूर्ण है। संक्षेप में फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान होता है और विभाव पक्ष गौण होता है और प्रच्छन्न तो होता ही है। साथ ही यह भाव पक्ष और कल्पना को उत्तेजित करके बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है कि जिस विधान में उस विधान के ही नियम होते हैं। दूसरे शब्दों में प्रसाद जी ने कामायनी में एक विशाल फैंटेसी के अंतर्गत स्वानुभूत जीवन समस्या को एक परिवेश में संलग्न कर उपस्थित किया है और उस जीवन समस्या का स्वचिंतित दार्शनिक निदान प्रस्तुत किया है। प्रथमतः जैसा सुलझा चिंतन है वैसा ही व्यवस्थित विश्लेषण है। बढ़िया संयोग यह है कि लेखक का सिद्धांत चिंतन और उसका व्यवहारिक विकास दोनों एक दूसरे को पुष्ट करते चलते हैं। मुक्तिबोध ने इस अध्ययन के माध्यम से कामायनी की समझ को बढ़ाने में निश्चय ही योग दिया है। यानी कामायनी जो समझ नहीं पा रहा, जो मुक्तिबोध ने उनका जो आलोचना किया है उससे हम कामायनी को अच्छे से समझ सकते हैं। उसे फैंटेसी के रूप में व्याख्यायित करके उन्होंने रचना के अब तक स्थूल रूप के में देखे जाने वाले कथानक का रंग काफ़ी हल्का कर दिया है। यह समीक्षा बड़ी क्रमबद्ध और विचारोत्तेजक है तथा यह और अधिक सार्थक हो पाती यदि लेखक अपने मार्क्सवादी चिंतन को यहाँ अस्थान स्थापित करने का आग्रह न करता। यह वैसा ही है जैसा कामायनी के शैवागम के माध्यम से समझना, कामायनी को शैवागम के माध्यम से समझना। एक दार्शनिक पद्धति से कामायनी की रचनात्मकता को मुक्ति दिला कर उसे दूसरी दार्शनिक पद्धति में जकड़ना एक गलती को ठीक करने के लिए दूसरी और बड़ी गलती करना है। पुस्तक की एक रोचक विडंबना यह है कि कामायनी को फैंटेसी के रूप में प्रस्तुत करते हुए वह अंत में मनु के हिमालय जाने को वैसी ही स्थूल घटना के रूप में स्वीकार करती है जैसा कि कामायनी के कुछ अन्य पारंपरिक समीक्षाओं में किया गया है। समकालीन हिंदी काव्य प्रक्रिया के संबंध में मुक्तिबोध का विवेचन एक साहित्यिक डायरी और नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध शीर्षक कृतियों में हुआ है। फैंटेसी संबंधी सिद्धांत कथन को और प्रशस्त करते हुए यहाँ लेखक ने काव्य रचना के 3 क्षणों का बड़ा स्पष्ट विवेचन किया है। अपने क्रम विकास में
यह क्रोचे के अंतःप्रज्ञा अभिव्यक्ति तथा एलियट के निर्वैयक्तिकता सिद्धांत के निकट पहुंचता है। हिंदी में कथाकारों का आलोचनात्मक लेखन अपेक्षाकृत कम है, पर इस क्षेत्र का भी जो साहित्य चिंतन है वह काफ़ी पुष्ट यद्यपि स्फुट रूप में हुआ है। स्वयं कथा साहित्य की तरह यहाँ भी प्रेमचंद पहले आते हैं। उन्हें आलोचनात्मक निबंध और टिप्पणियाँ साहित्य का उद्देश्य शीर्षक से पहले संकलित हुए हैं। इस लेखन में उपन्यासकार के विचार बहुत स्पष्ट रूप में व्यक्त होते हैं, यद्यपि उनके पीछे का तर्क क्रम बहुत बार नहीं रहता। संकलन का मुख्य निबंध साहित्य का उद्देश्य है। संकलन का मुख्य निबंध क्या है? साहित्य का उद्देश्य है, जो प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन लखनऊ में सभापति के भाषण के रूप में दिया गया था। सभापति कौन थे? प्रेमचंद। इस निबंध की कुछ मुख्य मान्यताएं यों हैं। नीतिशास्त्र और साहित्य का लक्ष्य एक ही है, केवल उपदेश की विधि में अंतर। मुझे यह कहने में हिचक नहीं कि मैं और चीज़ों की तरह कला को भी उपयोगिता की तौला पर तौलता हूँ। निसंदेह कला का उद्देश्य सौंदर्य वृत्ति की पुष्टि करना है और वह हमारे आध्यात्मिक आनंद की कुंजी है, पर ऐसा कोई रुचिगत मानसिक तथा आध्यात्मिक आनंद नहीं जो अपनी उपयोगिता पर पहलू न रखता हो। वह यानी साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उनके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। महत्वपूर्ण है। और यह कथन किसका है? प्रेमचंद जी का। क्या है? साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं है, बल्कि आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। पूरे संकलन में स्पष्ट ही वे निबंध अधिक महत्वपूर्ण है जिसमें उपन्यास और या कहानी कला के किसी पक्ष का विवेचन हुआ है। ऐसे निबंधों की संख्या लगभग 10 होगी। कुछ निबंध ऐसे हैं जो साहित्य की व्यापक प्रकृति और समस्याओं को सामने रखते हैं और उस संदर्भ में लेखक के आलोचनात्मक चिंतन को स्पष्ट करते हैं। जैनेन्द्र कुमार ने अपने निबंधों तथा विचार साहित्य में साहित्य और साहित्यकार की विविध समस्याओं को उठाया है, यद्यपि उनका सरोकार व्यावहारिक आलोचना से कम रहा है। अज्ञेय की आलोचना मुख्यतः कविता के विवेचन से जुड़ी हुई है। कथा साहित्य के विविध पक्ष भी उनके चिंतन का केंद्र बने हुए हैं। संवत्सर में उन्होंने कथा और कालानुक्रम के विषय में कुछ बुनियादी प्रश्न उठाए हैं। शेखर और नदी के द्वीप को लेकर कुछ विचारोत्तेजक चर्चा आत्मनेपद में है। आत्मनेपद भी अज्ञेय की ही रचना है। कथाकारों में इलाचंद्र जोशी का आलोचनात्मक लेखन सबसे अधिक वैविध्यपूर्ण है। सैद्धांतिक प्रश्नों पर भी उन्होंने विवेचन किया है और नए पुराने लेखकों और उनकी रचनाओं की समीक्षा भी प्रस्तुत की है। साहित्य, कला और विरह तथा कला और नीति इलाचंद्र जोशी की है। साहित्य, कला और विरह और कला और नीति जैसे निबंध पहले वर्ग में आएंगे तथा मध्य वर्गीय मानवधर्मी कवि चंडीदास और शेक्सपियर का हैमलेट, कामायनी और शरतचंद्र की प्रतिभा जैसे निबंध दूसरी कोटि में। कामायनी के संबंध में जोशी का निबंध 1937 में आया, जो कि मूल रचना का भी प्रकाशन वर्ष है। स्पष्ट ही छायावाद की शीर्ष रचना पर यह भी आरंभिक समीक्षाओं में है और बड़ी सहानुभूति तथा अंतर्दृष्टि के साथ यहाँ इस गहन रचना का विवेचन हुआ है। कालिदास, गेटे, शेक्सपियर, रविंद्रनाथ, प्रसाद, प्रेमचंद, शरतचंद्र, इन बड़े रचनाकारों का आलोचनात्मक अध्ययन इलाचंद्र जोशी ने प्रस्तुत किया है। महत्वपूर्ण है इलाचंद्र जोशी आलोचना प्रस्तुत करने में, और इस रूप में वे केवल कथा साहित्य के समीक्षक भर नहीं, पूरे व्यवस्थित आलोचक हैं। भाषा, देश काल की सीमाओं से ऊपर उन्होंने अपने युग में साहित्य की वास्तविक व्यापक प्रकृति हिंदी पाठक और लेखक को परिचित कराया है। उनके आलोचनात्मक निबंधों के प्रमुख संकलन है साहित्य सर्जना और विवेचन। महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्य सर्जना और विवेचन जो का भाई है, जो 1948 में आई है। साहित्य सर्जना और विवेचना दो पुस्तकें हैं, साहित्य सर्जना और विवेचना। 23वां भाग देख लेते हैं। 23वें भाग का वाचन इस प्रकार है। आलोचना प्रक्रिया का संबंध कई रूपों में साहित्यिक पत्रकारिता से रहता है। काव्यशास्त्र का प्रणयन एकांत भाव से ग्रंथ के रूप में होता है। आलोचना समकालीन साहित्य से टकराहट में विकसित होती है। क्या है? आलोचना जो है समकालीन साहित्य से टकराहट में विकसित होती है और इसलिए बहुत बार उसका प्रथम प्रकाशन किसी न किसी साहित्यिक पत्रिका में होता है। रामचंद्र शुक्ल का शीर्ष निबंध कविता क्या है? सरस्वती 1909। महत्वपूर्ण है, बाकी जगह 1908 दिया हुआ है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी और NTA दोनों 9 मानता है। में पहली बार प्रकाशित होता है। पुस्तक समीक्षाएं तो स्वभावतः
पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए ही लिखी जाती है। लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड ने अपने पत्र आनंद कादम्बिनी में और बालकृष्ण भट्ट ने अपने पत्र हिंदी प्रदीप में 1986 में किया था। यह आलोचना कर्म के लिए साहित्यिक मानसिकता बनाने में साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का विशिष्ट योगदान रहता है। हिंदी साहित्य में समय समय पर जो विवाद चलते रहे हैं, उन्होंने भी हमारे आलोचनात्मक विवेक को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये स्वभावतः पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अधिक चले हैं। इनमें से कुछ के विषय थे ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली, छायावाद का स्वरूप और उसकी सार्थकता, घासलेटी साहित्य, उपन्यास में यथार्थ का स्वरूप, उपन्यास का समाज के नैतिक जीवन का प्रभाव, आत्मकथा लिखने का अधिकार। इनमें से कुछ की चर्चा यथाप्रसंग हो चुकी है। इस पक्ष का व्यवस्थित अध्ययन तो अपने में संपूर्ण विषय है। यहाँ सिर्फ उन पत्रकारों और पत्रिकाओं का उल्लेख संभव है जिन्होंने हिंदी मानसिकता को बनाने में योग दिया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका। बाला बोधनी को यहाँ नहीं लिखा गया है। बालकृष्ण भट्ट, हिंदी प्रदीप, इलाहाबाद। और वे जो भारतेंदु के हैं वो काशी के थे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड, आनंद कादम्बिनी मिर्जापुर, प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण कानपुर, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती इलाहाबाद, बनारसी दास चतुर्वेदी विशाल भारत कलकत्ता से निकलता था, प्रेमचंद माधुरी लखनऊ से, जागरण और हंस काशी से निकलता था, जयशंकर प्रसाद इंदू काशी से, निराला मतवाला कलकत्ता से निकलता था, महादेवी वर्मा चांद इलाहाबाद से, हेमचंद जोशी विश्वामित्र कलकत्ता से निकलता था, माखनलाल चतुर्वेदी और बालकृष्ण शर्मा नवीन प्रभा कानपुर से निकलता था, श्रीनाथ सिंह सरस्वती इलाहाबाद से निकलता था, ज्योति प्रसाद मिश्र और निर्मल देशदूत इलाहाबाद से निकलता था, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, देवी दत्त शुक्ल, हरिभाव उपाध्याय, गणेश शंकर विद्यार्थी, ठाकुर मिश्र, देवी प्रसाद शुक्ल, उमेश चंद्र मिश्र, देवी दयाल चतुर्वेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, सभी लोग जो इलाहाबाद सरस्वती से निकलता था, सभी लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है। ब्रजमोहन शर्मा और मोहन सिंह सेंगर, श्रीराम शर्मा विशाल भारत कलकत्ता से उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इला चंद्र जोशी संगम इलाहाबाद से, अज्ञेय का प्रतीक इलाहाबाद से, दिल्ली से भी प्रतीक अज्ञेय का, बालकृष्ण राव माध्यम इलाहाबाद से, भैरव प्रसाद गुप्त कहानी पत्रिका निकलती थी इलाहाबाद से, आर्येंद्र शर्मा का कल्पना हैदराबाद से, कृष्णकांत का मालवीय पद्मकांत मालवीय, मर्यादा अभ्युदय इलाहाबाद से निकलता था, श्री कृष्ण दास का माया प्रतिष्ठान पत्रिकाओं के संचालकों में कुछ केवल उदार स्वामी थे, जैसे सरस्वती के संपादक चिंतामणि घोष या कि विशाल भारत के रामानंद चटर्जी। कुछ संचालक होने के साथ साथ पत्रिका के संपादक में भी सक्रिय रुचि लेते रहे, जैसे महादेव प्रसाद सेठ मतवाला कलकत्ता, दुलारी लाल भार्गव सुधा लखनऊ, बद्री विशाल पित्ती कल्पना हैदराबाद। हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता का एक ऐतिहासिक संदर्भ यह है कि 1950 में भारतेंदु सती पर सम्मेलन पत्रिका इलाहाबाद के भारतेंदु अंक का संपादन अतिथि संपादक के रूप में अज्ञेय करते हैं। आधुनिकता के दोनों सिरे जैसे यहाँ एक दूसरे के संपर्क में आ गए हैं। और आज की कक्षा का वाचन यहीं तक। 24वें भाग का वाचन हम अगली कक्षा में करेंगे। धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको बहुत लाभान्वित करेगी।